हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल द पायनियर क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। तो दोस्तों, आज क्लासेस जो होने वाली है वो बहुत धमाकेदार होने वाली है। और आज की जो क्लासेस हैं वो हम सोशल साइंस के और वही क्वेश्चन लेकर आए हैं जो परीक्षा में आपके आएंगे। और एक बार देख लीजिए, एकदम आएगा ही क्वेश्चन आएगा, समझे। आपके बहुत सारे नंबर पक्के होंगे, एकदम यही क्वेश्चन आएंगे, आप गारंटी दे रहे हैं हम। ओके, तो दोस्तों हाँ, एक बात और आपको सलाह आपसे लेना चाहते हैं कि अगर आपको मैथ्स की क्लासेस अगर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में इसके बारे में जरूर लिखिए। हम आपके लिए मैथ्स की भी क्लासेस लेकर आएंगे और हाँ, टोटल चैप्टर से मिलाकर लेकर आएंगे और वही क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएंगे। ओके, तो दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि ये क्वेश्चन है क्या और ये क्या कह रहा है। ओके, देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है इसमें कि एटीएम क्या है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका है वो कह रहा है कि एटीएम आखिर क्या है। तो एटीएम आपको पहले ये बता दें कि एटीएम क्या है। ऑलमोस्ट हमको मालूम होगा कि लगभग सब लोग जानते होंगे कि एटीएम क्या है। देखिए, ये देख रहा है, ये देख रहे हैं कि नहीं, ये देखिए दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है क्या। तो यूँ समझिएगा कि जो एटीएम है ये तो एटीएम नहीं है बल्कि ये कार्ड है, लेकिन इसके लिए एक स्पेशली मशीन आता है। ओके, तो चलिए हम लोग बात करेंगे मशीन के बारे में और इसके बारे में भी। ओके, तो देखिए जरा ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि एटीएम क्या है। सबसे पहले आपको एक बात बता दें कि इसका एक ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि एटीएम का फुल फॉर्म पूछता है। ओके, और एटीएम का फुल फॉर्म पूछता है तो वो होगा ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ओके, क्या पूछेगा? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। क्लियर? तो जरा सा देखिएगा ध्यान से। तो सबेटी में क्वेश्चन आएगा कि एटीएम क्या है। तो देखिए एटीएम, देखिए समझिएगा ध्यान से, गौर से देखिएगा, एकदम बहुत इजी है, बहुत इजी। आप लोग देखें, जिस चीज को देखें उसको आप कैसे बोल सकते हैं। ओके, देखिए कह रहा कि प्लास्टिक मुद्रा के प्रचलन तथा कंप्यूटर के आविष्कार ने एटीएम को जन्म दिया। समझिएगा, प्लास्टिक मुद्रा का मतलब क्या हुआ। एक तरह से हम कह सकते हैं कि एटीएम जो है एक प्लास्टिक मुद्रा है। ये क्या है? एक प्लास्टिक मुद्रा है। अब समझिएगा कि कह रहा क्या कि प्लास्टिक मुद्रा के प्रचलन, जब इसका प्रचलन शुरू हुआ इस एटीएम कार्ड का या एटीएम मशीन का, और कंप्यूटर के आविष्कार हुआ, तब जाकर के एटीएम का जन्म हुआ। समझ पा रहे ना? जब प्लास्टिक के रुपए आ गए, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, समझ पा रहे ना, ये सब के सब एटीएम के ही हिस्से हैं। तो कह रहा क्या कि एटीएम भी एक प्लास्टिक मुद्रा है। एटीएम क्या है? एक प्लास्टिक का रुपया है, एक पैसा है, समझे, लेकिन प्लास्टिक का है। क्लियर? आपके पास पैसे कागज के होते हैं ना, समझे। तो अगर पैसे नहीं है, तो अगर एटीएम आपके पास है तो समझिए कि कोई दिक्कत नहीं है, आपको हर एक चीज मिल जाएंगे। ओके, लेकिन हाँ, उसके लिए अकाउंट में पैसे चाहिए, समझे। अब सुनिएगा, एटीएम भी एक प्लास्टिक मुद्रा है। इसे विस्तारित रूप में ऑटोमेटिक टेलर मशीन कहा जाता है। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, विस्तारित रूप क्या होता है? तो यही एटीएम, देखिए ऑटोमेटिक टेलर मशीन। क्लियर? इसको हम लोग विस्तारित रूप में क्या कह देंगे? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। कह रहा क्या कि एटीएम भी एक क्या है? एटीएम क्या? एक प्लास्टिक मुद्रा है, ये प्लास्टिक का रुपया है। और कह रहा है कि इसका विस्तारित रूप जो क्या है वो ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। नेक्स्ट देखिए कह रहा क्या कि इससे किसी भी बैंक के ग्राहक अपने रुपए को जमा या निकासी कर सकते हैं। इस कार्ड से, समझे, या इस मशीन की सहायता से जिस भी बैंक के आप ग्राहक हैं, जिस भी बैंक के आप खाताधारी हैं, उसमें आप पैसा निकाल सकते हैं या उससे पैसा आप जमा कर सकते हैं। किस चीज से? तो वो एटीएम मशीन से। क्लियर? आप समझिएगा, कह रहा क्या कि और इससे ग्राहक 24 घंटे सेवा प्राप्त कर सकते हैं। हमारा बैंक का रूल क्या है कि बैंक 10 बजे खुलेगा, 4 बजे बंद होगा। समझ पा रहे ना? उसी तरीके से बैंक का तो लिमिट टाइम है कि भाई 10 बजे खुलेगा, उसके पहले नहीं खुल सकता, उसके बाद भी नहीं खुल सकता, समझे, 4 बजे के बाद नहीं खुल पाएगा। तो इसका मतलब, लेकिन जो एटीएम मशीन है, जो मशीन है ना, उसका तो रूल है क्या कि 24 घंटा आप उससे पैसे निकाल सकते हैं। 24 घंटे में कभी भी, या 24 घंटे में निकालिए या फिर उसमें डालिए या फिर जमा कीजिए। समझ पा रहे ना? तो एटीएम एक ऐसा मशीन है जिससे आप 24 घंटा कभी भी, 24 घंटे में कभी भी, दिन रात कभी भी, उससे आप पैसे निकाल सकते हैं या उसमें पैसा जमा कर सकते हैं। क्लियर? अब समझिएगा, आगे कह रहा क्या कि एटीएम के संचालक को, एटीएम के संचालक मतलब जिसके पास एटीएम है वो एटीएम के संचालक जो चलाते हैं उसका। ओके, एटीएम के संचालक को इसे चलाने के लिए एक गुप्त कोड दिया जाता है, जिसका प्रयोग करके ग्राहक पैसा जमा या निकासी कर सकते हैं। जो भी आप बैंक में खाताधारी होंगे, उनको अगर एटीएम कार्ड मिल रहा है तो उस कार्ड से पैसा हर कोई नहीं निकाल सकता। उसके लिए एक कोड दिया जाता है, एक गुप्त पिन दिया जाता है। उस पिन को जब ले जाकर आप एटीएम डाल के बाद मशीन में अब टाइप कीजिएगा, तभी आपके पैसे निकलेंगे या फिर आपके पैसे जमा होंगे। समझ पा रहे एटीएम क्या है? तो एटीएम एक प्लास्टिक का रुपया है, समझे, जहां पे हमारे पास पैसे अगर कहीं नहीं हो, अगर एटीएम हो, अकाउंट में पैसे हो, तो समझिए कि आप हर एक सामान को खरीद सकते हैं। क्लियर? समझे। लेकिन कुछ कुछ जगह होती क्या है, देखिए यहाँ पे
यहाँ पे लिखा गया आपका कि ये 24 घंटे से सेवा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कुछ जगह होता क्या है कि अगर एरिया के अनुसार होते हैं कि कभी कभी एटीएम मशीन को, एटीएम के जो मशीन है जो वहाँ जहाँ एटीएम लगाए जाते हैं उसको बंद कर दिया जाता है, समझे। हालांकि बंद करने का रूल नहीं है, लेकिन होता क्या है कि अब हमारे यहाँ देखे रहते हैं सब लोग चोर डकैत की वजह से, समझे। लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है, वो 24 घंटा खोलने का रूल है। आगे समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। कह रहा है कि सुनामी से बचाओ का कोई 3 उपाय बताएं। सुनामी से, अगर सुनामी से हमको बचना है तो उसके लिए 3 गो उपाय बताना पड़ेगा, समझे कि भैया क्या 3 गो उपाय है। आप 3 उपाय लिखिए, ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। ये आपदा प्रबंधन से, ओके। एक ज्योग्राफी का पार्ट होता है आपदा प्रबंधन, उसी का एक क्वेश्चन है कि सुनामी से बचाव का कोई 3 उपाय बताएं। और ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में आएगा, सब्जेक्टिव के दीर्घ लघु उत्तर ये क्वेश्चन, ओके। देखिए सुनामी का विनाशकारी, देखिए सुनामी का विनाशकारी, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया, विनाशकारी प्रभाव तटीय प्रदेश में देखने को मिलता है। अब देखिए तटीय प्रदेश मतलब क्या, सुनामी का तटीय प्रदेश में, कहाँ तटीय प्रदेश का मतलब ये कि समुद्र के किनारे, समुद्र के किनारे जो किनारा है, किनारे को तट बोलते हैं ना, वहीं पे सुनामी के प्रभाव को हमको देखने को मिलता है। इसके लिए समुद्र की, जो समुद्र के किनारे शहर है उन्हीं को ये, वहां के लोगों को ये देखने को मिलता है, बाकी कहीं मिलने का आपको नहीं, समझे। जहां पर समुद्र होंगे वहीं पे। अब कह रहे कि इससे, इसके प्रभाव से बचने के लिए निम्नलिखित मतलब निम्नलिखित उपाय है, समझे। इसका आखिर भैया प्रभाव को कैसे कम करेंगे। सुनामी बहुत बड़े बड़े सुनामी आती है जिससे बहुत काफी हमारे देश को या फिर जो भी समुद्री तटीय शहर है उनको नुकसान पहुंचाता है, ओके। तो इसमें कह रहा है कि इसका उपाय क्या है, तो उपाय यही है कि तटबंधों के निर्माण से, तटबंधों के निर्माण की, जो भी तट है, जो भी उसके समुद्र किनारे तट है उसको मजबूत कीजिए, वहां पे तट का निर्माण कीजिए ताकि पानी आए उधर से टकरा के फिर रिटर्न उसी से चला जाए। अगर वो कमजोर होगा तो अटैक कर देगा। समझ पा रहे इस बातों को। 2 नंबर में कह रहा क्या कि मैंग्रोव झाड़ियों के विकास से, मैंग्रोव झाड़ियों का विकास का मतलब ये कि छोटे छोटे क्या होता है कि छोटे छोटे पौधे होते हैं झाड़ी वाले, समझे। और इन झाड़ियों को अगर किनारे, तट के किनारे लगा दिया जाए तो भी वहां से मिट्टी के कटाव को या फिर तट के कटाव को ये झाड़ियां रोक सकती है। समझ पा रहे। आप लोगों ने गांव में देखा होगा, आपने गांव में इस बात को देखा होगा कि जहां पर पानी की धार गिरते हो, अगर वहां छोटे छोटे घास उगे हैं तो वहां से मट्टी कट के बहाव उसका नहीं हो पाता है, समझे। लेकिन अगर मट्टी ना हो तो वहां पे पानी गिर करके मट्टी का कटाव हो सकता है, अगर वहां पे घास ना हो तो। इसी तरीके से कह रहा क्या कि मैंग्रोव झाड़ियों के विकास से, अगर मैंग्रोव झाड़ी वहां पे किनारे, तट के किनारे लगा दिया जाएगा तो इसका मतलब कि बिना, देखिए ये सुनामी से थोड़ा सा कंट्रोल हो सकता है। हम लोग सुनामी को थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं, या कंट्रोल छोड़िए ना, उससे जो हानि होगा उसका बचाव कर सकते हैं। आगे कह रहा क्या कि देखिए 3 नंबर कह रहा तटीय प्रदेश के लोगों को प्रशिक्षण देकर, मतलब ये कि तटीय प्रदेश के जो लोग, जो यहाँ पे तट है वहां के लोग रहते हैं, सबसे बड़ा यही है कि तटीय प्रदेश के लोगों को प्रशिक्षण देकर। मतलब ये कि सुनामी कब आता है, क्यों आता है, कैसे आता है, कितनी बड़ी लहर होती है, इन सभी बातों को ये वहां के जो लोग हैं तट के किनारे रहने वाले, उनको इनके बारे में बताना बहुत जरूरी है। नहीं बताएंगे तो वहां के लोग किसी तरीके से झुग्गी झोपड़ी बना करके रहेंगे और सुनामी आएगी और उनको बहा कर लेके चली जाएगी, जिससे बहुत लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो सकती है। इसीलिए वहां के लोगों को हम थोड़ा सा क्या करेंगे, ट्रेंड कर देंगे, शिक्षा देंगे, इसके बारे में बताएंगे कि ये ऐसे होता है, वैसे होता है, इतना तेज होता है, इतना भयंकर होता है, समझे। इससे भी आप सुनामी के बचाव को रोक सकते हैं। क्लियर। ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया क्या? आया। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि बिहार में किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखे। हालांकि किसान आंदोलन पर अगर टिप्पणी लिखा जाए तो ये तो 3-4 पेज में हो जाएगा, लेकिन फिलहाल हम लोग शॉर्ट में ही देखेंगे इसको, लेकिन इसकी स्टोरी को थोड़ा सा सुन लेंगे। और स्टोरी आप सुनेगा दोस्तों तो आपको याद हो जाएगा, बल्कि ये लिखावट याद नहीं होगा, और आप इतना सुनेगा तो कम से कम इतना तो जरूर लिख सकते हैं। ओके, चलिए जरा सा देखिए, ध्यान समझिएगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत इतिहास का बहुत अच्छा, और ये क्वेश्चन इतना जबरदस्त है ना दोस्तों कि आपके एग्जाम में एकदम आएगा। ओके, चलिए जरा सा देखिए इधर। कह रहा क्या कि भारत में जब अंग्रेज शासन कर रहे थे, बात सुनिए, ये सब छोड़िए क्या लिखे हैं, सुनिएगा मेरी बातों को। भारत में जब अंग्रेज लोग, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ शासन कर रही थी, वो आया था कब लोग, तो अंग्रेज लोग हमारे यहाँ आया था 1600 ईस्वी में। कब आया था? 1600 ईस्वी में। जब अंग्रेज लोग हमारे यहाँ शासन कर रहे थे तो उसी दौरान महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में आंदोलन कर रहे थे, दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन कर रहे थे। लेकिन हुआ क्या, या आखिर ये क्यों किसान आंदोलन हुआ, इसके पीछे रीजन क्या है, तो बातों को सुनिए जरा सा। और हाँ, एक बात पहले ही बता दें कि पूरा स्टोरी सुनिएगा, अच्छा लगेगा, याद हो जाएगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, तो सुनिएगा।
जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में आंदोलन कर रहे थे, क्यों आंदोलन कर रहे थे ये भी बताएंगे आपको। ओके, तो देखिएगा, सबसे पहले हुआ क्या कि अंग्रेज लोग हमारे यहाँ किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवा रहे थे। और अंग्रेज लोगों को उससे क्या मतलब था? अंग्रेज को तो व्यापार से मतलब था, उनको तो बिजनेस से मतलब था। लेकिन जर्मनी में एक कृत्रिम नील की उपज हो रही थी, लेकिन वो वैसे उपज थे, वो वैसे नील था जो कि एक बार कपड़े में डाल दिया जाए तो जल्दी उसका रंग उतरता नहीं था और बहुत डार्क हो जा रहा था, बहुत ज्यादा मतलब नील की मात्रा उसमें बन जा रही थी। लेकिन जो हमारे यहाँ भारत में नील की खेती हो रही थी वो ऐसा नील था जो कि कपड़ा में डालने पर उसका रंग भी उतर जा रहा था 2-3 बार धोने पर। ओके, इसीलिए हमारे यहाँ की खेती, हमारे यहाँ के नील का डिमांड अंग्रेजों के पास थोड़ी सी ज्यादा थी। अंग्रेजों ने क्या किया कि डायरेक्ट किसान को तो बोल नहीं रहे थे, उन्होंने हमारे यहाँ जो जमींदार लोग थे वो लोग से बोले कि देखिए ऐसी ऐसी समस्या ये है कि हमारे को नील चाहिए, आप नील मुझे खेती करवाइए किसानों से और दीजिए, उसके बदले मैं आपको टैक्स दूंगा। ओके, उसके बदले मैं आपको रुपया पैसे दूंगा। ओके, लेकिन जैसे ही इस बात को ये जमींदारों के पास पहुंची तो ये इन्होंने किसानों को बुलाए और किसानों को बुला करके बोला कि एक काम कीजिए, आप लोग नील की खेती कीजिए और खेती करने के बाद आप लोग की अच्छी कीमतों पर वो नील बेचा जाएगा। ओके, और बेचने की ठेका हम ले रहे हैं और आपको अच्छी इनकम हो जाएगी, समझे। लेकिन इस बात को सुन करके हमारे भारत के बिहार राज्य के किसान, कहां के? बिहार राज्य के, वो भी कहां पे? तो चंपारण जिला। कहां पे दोस्तों? तो वो भी बिहार के चंपारण जिला में क्या किए, वहां के किसानों ने नील की खेती करना शुरू किया। लेकिन उनको पता चला क्या कि नील की खेती जब हो रही थी तो जिस खेत में नील की खेती हो रही थी वो एक बार खेती करने के बाद वहां की भूमि बंजर हो जा रही थी। बंजर का मतलब ये कि वहां पर फिर दूसरे किसी फसल का उपज नहीं हो सकता है, समझ पाए ना, वहां की मिट्टी की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती थी। इसका किसानों ने खेती तो किया, लेकिन पता चला क्या कि वो ये जमींदार जो हैं उन्होंने एक प्रणाली, एक टैक्स इन लोगों के ऊपर लगा दिया कि भैया हम आपका सामान बेचवाएंगे तो मुझे भी तो कुछ प्रॉफिट होना चाहिए ना, मुझे भी तो कुछ फायदा होना चाहिए ना। तो इन लोगों ने एक प्रणाली चलाया जिसका नाम दिया गया 3 कठिया प्रणाली। क्या नाम दिया गया? 3 कठिया प्रणाली। समझ पा रहे? अब 3 कठिया प्रणाली क्या है? 3 कठिया प्रणाली का मतलब ये, 3 कठिया प्रणाली का मतलब ये हुआ कि 20 कट्ठे अगर खेती कोई किसान कर रहा है तो उसमें से 3 कट्ठे हिस्सा किसको जाएगा? तो अंग्रेजों को जाएगा। किसको जाएगा? अंग्रेजों को जाएगा। मतलब ये कि यहां से जमींदार लोग डायरेक्ट अंग्रेजों को देंगे, किसान से लेंगे जमींदार और जमींदार लोग कहां जाएंगे? अंग्रेजों के पास जाएंगे। ओके, इसको 3 कठिया प्रणाली के भी नाम से जाना जाता है। लेकिन हुआ क्या, बात समझिएगा। इसी के विरोध में, सुनिएगा, इसी के विरोध में एक नाम था जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल गए लखनऊ में और महात्मा गांधी से मिले लखनऊ में। लेकिन महात्मा गांधी लखनऊ क्या कर रहे थे? तो लखनऊ में एक अधिवेशन हो रहा था, वहीं पे महात्मा गांधी से राजकुमार शुक्ल ने मिला और इस चंपारण की जितनी सारी ये 3 कठिया प्रणाली लागू हुआ था इसके विषय में उन्होंने उनसे बात किया कि देखिए बात ऐसा है कि हमारे यहाँ किसानों पर बहुत अत्याचार हो रहे हैं, नील की खेती कराई जा रही है और हमारे खेत बंजर हो जा रहे हैं, समझ पा रहे ना, इसके विरोध में। लेकिन ये बात जैसे ही महात्मा गांधी ने सुना तो महात्मा गांधी वहां से राजेंद्र बाबू को, ये हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जो बिहार के ही रहने वाले छपरा जिला के थे, जीरादेई गांव के, और साथ ही साथ रविंद्रनाथ टैगोर और भी अन्य कुछ लोगों को लेकर के कहां आए? कहां? तो बिहार के चंपारण जिले में। ओके, समझ पा रहे कि नहीं? तो जैसे ही चंपारण जिले में आए तो हुआ क्या कि इन्होंने किसानों को मिलकर के, किसानों को बुला करके इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करना शुरू कर दिए। अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करना शुरू कर दिए। लेकिन हुआ कैसे? जैसे ही इन्होंने आया तो एक किसानों के पास एक अपने में किसान लोग बात करना शुरू किए कि अरे बाबा, एक गांधी बाबा नाम के एक बूढ़े आए हैं और उन्होंने हमारे हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे, समझे। लेकिन लोग डरते भी थे, क्यों डरा करते थे? क्योंकि उस समय जो जमींदार थे ना दोस्तों, वो जिस किसी ने अगर उनके खिलाफ या अंग्रेज के खिलाफ आवाजें उठाई उनको पकड़ करके, उन्हीं के नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार को एक चौराहे पर बुला करके पूरे गांव के सामने पीटा करते थे, मारा करते थे। क्योंकि अगर एक लोगों को मारा जाएगा तो उससे 10 लोगों की भी दहशत फैल जाएगी और दूसरा कोई किसान आवाज उठाना नहीं चाहेगा, समझ पा रहे। लेकिन
महात्मा गांधी जैसे ही ये बात को पता चला तो महात्मा गांधी वहां से आए हमारे बिहार के चंपारण जिले में, और इन्होंने किसानों को एकत्रित किया और किसान इनके साथ दिए। समझे, रविन्द्रनाथ टैगोर भी थे उसमें, समझे, और भारत के ये हमारे प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद भी थे, समझे, और भी अन्य नेता थे, समझे। लेकिन इन्होंने आंदोलन तो छिड़ दिया। आंदोलन हुआ कैसे? तो इन्होंने इस कर को लेने के लिए, इस टैक्स को लेने के लिए अंग्रेजों द्वारा एक डीएम तय किया गया था, एक डीएम गठित किया गया था। उस डीएम के सामने जा करके इन्होंने आंदोलन कर दिया। आंदोलन किए तो उन्होंने बोला कि हम आपके ऊपर लॉ एंड ऑर्डर डाल देंगे, मतलब आपके ऊपर केस कर देंगे, जो भी हो। लेकिन ये तो अपने ही भैया दिल्ली लंदन से वकालत पढ़ के आए थे। ये तो खुद ही लंदन से वकालत पढ़ के आए थे, समझ पाए। 1916 में जब 1916 में ये लखनऊ में अधिवेशन हो रहा था, कांग्रेस के लखनऊ में अधिवेशन हो रहा था, उसी दौरान राजकुमार शुक्ल ने इनसे मिला और अपनी पूरी की पूरी चंपारण की बातों को बताएं। तो 1916 के बाद इन्होंने बिहार के चंपारण जिले में, और चंपारण जिले में जैसे ही आए तो अंग्रेजों को मिला करके ये डीएम के पास जाकर के आंदोलन करना शुरू कर दिए। आंदोलन करना शुरू किए, किसानों को साथ मिला इन्हें, और किसानों का साथ मिला तो एक साल बाद 1917 में ये जो किसान आंदोलन था, ये महात्मा गांधी ने 1917 में आकर के आंदोलन किए, जिसमें किसानों को बहुत मतलब ये आंदोलन सफल हुआ। समझे, ये आंदोलन क्या हुआ? सफल हुआ, मतलब इसमें किसानों की जीत हुई। और ये आंदोलन महात्मा गांधी का भारत में पहला आंदोलन था। ये किसान आंदोलन इसको कहते हैं या फिर चंपारण आंदोलन कहते हैं, लेकिन ये आंदोलन महात्मा गांधी का भारत में सबसे पहला आंदोलन था जो कि सफल हुआ। समझ पा रहे? उसके बाद फिर इन्होंने चला गए यहाँ से आंदोलन करके फिर चले गए गुजरात में। एक साल बाद 1918 में वहाँ पे गुजरात का एक जगह है जिसका नाम है खेड़ा, वहाँ पे खेड़ा आंदोलन किए। समझ पा रहे ना? स्टोरी समझ में आए? थोड़ी बहुत समझ पाए? इतना सारा आपको सुना है, उसमें थोड़ा सा लिख दीजिएगा, आपका हो जाएगा। ओके, जरा क्या लिखवा है आप इसको देख लीजिए। कह रहा क्या कि भारत में जब अंग्रेज शासन कर रहे थे तो हमारे बिहार राज्य के चंपारण जिले में किसानों पर नील की खेती करने के लिए दबाव दिए गए। नील की खेती करने के लिए भी दबाव दिया गया कि आप नील की खेती कीजिए। समझ पा रहे ना? अब देखिए हुआ क्या, और कर लेने का निश्चय किए गए, जिसमें हमारे बिहार के किसान 20 कट्ठे पर 3 कट्ठे कर के रूप में अंग्रेजों को देना था। यह निश्चित किया गया कि आप 20 कट्ठे तक अगर खेती कीजिएगा, उसमें से 3 कट्ठा इसे किसका होगा? किसानों का होगा, टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। फिर कह रहा क्या, इसलिए इसे 3 कट्ठिया प्रणाली भी नाम दिया गया। 3 कट्ठिया प्रणाली यही था, इसी को चंपारण वाले आंदोलन को क्या किया गया, एक नाम दिया कि 3 कट्ठिया प्रणाली, क्योंकि 3 कट्ठे हिस्सा किसको दिए जा रहे थे? अंग्रेजों को टैक्स के रूप में। क्लियर? अब समझिएगा। लेकिन इसके बारे में महात्मा गांधी जी को जैसे ही पता चला तो वह दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे, और कहा इलाहाबाद में वहां पे अधिवेशन में शामिल थे 1916 में। और जैसे ही ये बात पता चला तो देखिए, तो बिहार में राजेंद्र प्रसाद और रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ किसानों को इकट्ठा किए और इसके खिलाफ आंदोलन करना शुरू कर दिए। समझे, आंदोलन करना शुरू कर दिए, और ये आंदोलन सफल भी हुआ। समझ पाए? ये आंदोलन बिहार में सफल भी हुआ, और ये आंदोलन महात्मा गांधी का प्रथम आंदोलन था, प्रथम जन आंदोलन था। समझ पा रहे ना? समझ पा रहे? आगे चलेगा। आगे कह रहा क्या कि यह आंदोलन महात्मा गांधी के भारत में पहला आंदोलन था, और इसी आंदोलन के दौरान जब ये आंदोलन हो रहा था तो इस बात को देखे रविन्द्रनाथ टैगोर, तो कहले बाबा आप तो महान हैं, आप तो महात्मा हैं। समझे, आप तो महात्मा है। रविन्द्रनाथ टैगोर बोले महात्मा गांधी को, आप तो बहुत महात्मा है। समझे, तो इसका मतलब क्या सीखे आप कि इसी आंदोलन के दौरान 1917 में ही रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिया गया। समझे, तो और सारी आपको जानकारी क्या मिला कि गांधी जी का नाम महात्मा नहीं था, उनका तो नाम था करमचंद गांधी, लेकिन महात्मा जैसे बोला गया तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनको महात्मा की उपाधि दी कि आप तो महात्मा हैं, आप मान्यवर महात्मा हैं। आपने बहुत शांति से एकदम अच्छे से इस किसान के दुख सुख में शामिल हुए और सफल भी बनाए। समझ पाए? अब देखिए, लेकिन महात्मा गांधी कम कैसे? महात्मा गांधी वो बोले कि हम अकेले थोड़े थे इसमें आप भी तो शामिल थे, आप तो हमारे गुरुजी हैं, आप हमारे क्या हैं? गुरुजी हैं। समझ पा रहे इस बातों को? इसका मतलब ये कि महात्मा गांधी ने भी उल्टे जवाब दिया। किनको? रविन्द्रनाथ टैगोर को। और रविन्द्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी ने इसी किसान आंदोलन के दौरान 1917 में रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरु की उपाधि दिए। किसकी उपाधि दिए? गुरु की उपाधि दिए।
समझ पा रहे इस बातों को? क्लियर हुआ? अब समझिएगा, ये महात्मा गांधी ने गुरु की उपाधि दे दिए। अब पूछेगा आपसे कि चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो 1917 में। इसके बाद ये आंदोलन पूरा हो गया, समझ पा रहे ना? आंदोलन पूरा हुआ, फिर महात्मा गांधी चले गए गुजरात। गुजरात में भी 3 कठिया प्रणाली वहां पे खेड़ा में आंदोलन हो रहा था, वहां भी उन्होंने भाग लिया और उस आंदोलन को भी उन्होंने सफल बनाया। ये किसान आंदोलन बिहार के चंपारण जिले में महात्मा गांधी का पहला आंदोलन था जो कि सफल हुआ। क्लियर? समझ पाए इस बातों को दोस्तों? क्लियर हुआ? ये समझ में आया कि नहीं आया? अगर आया तो देखिए, यहाँ तक आए हैं तो चैनल को जरा सा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी और क्लासेज होने वाली है और बहुत मजेदार होने वाली है। और हाँ, और भी अगर किसी सब्जेक्ट का आपको चाहिए, कोई भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका आंसर हम आपको जरूर देंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। हमारे बन रही है यूट्यूब चैनल द पायनियर क्लासेस में।